हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ खान एंड वेलकम टू खान IAS PCS एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग एरुटेरिया के जो शेष पार्ट बचा हुआ करेंट अफेयर का उसको देखेंगे। उसमें आज हम लोग जो देखने वाले हैं, एक तो जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2021 उसको देखेंगे, साथ ही साथ जो मैग्रो वनस्पति है उसको देखेंगे। इसके अलावा जो रामसर स्थल है उसको देखेंगे। उसके अलावा राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति है उसको देखेंगे। कॉप से रिलेटेड चीज़ को देखना है एंड प्रोजेक्ट चीता। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका अगर PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जो का जो प्रैक्टिस सेट है वो भी टेलीग्राम ग्रुप पे एरुटेरिया का शेयर किया जा चुका है। आप वहाँ से वीडियो एंड ऑडियो PDF देख सकते हैं। चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। 17वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 ये आया कब है? आया 2022 में, जनवरी मंथ में आया है। लेकिन कब का रिपोर्ट है? 2021। कौन सा नंबर है? तो आपको ये भी ध्यान रखना है, 17 नंबर का, यानी 17 है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी इंडियन सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट भारत सरकार के कौन सा मंत्रालय है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कौन करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा प्रति 2 वर्ष पे, यानी कितने वर्ष पे किया जाता है? 2 वर्ष पे इसको प्रकाशित किया जाता है। यानी कितना पॉइंट अभी तक पर है? 17वां रिपोर्ट है, 2021 का है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत इसको 2 वर्ष पे जारी किया जाता है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम ये आया कब था? तो 1987 में, 1987 में फर्स्ट टाइम इसको प्रकाशित किया गया था। उसके बाद इस करीब ये 17वां रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को किस आधार पे, किस के द्वारा आंकड़ा संग्रहित किया गया है? तो दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2, ये इसको BBI कर लीजिए। कौन सा उपग्रह है? रिसोर्स सेट 2 के द्वारा इस आंकड़े को इकट्ठा किया गया है। और राष्ट्रीय वन नीति कब आया था? तो 1988 यानी 1988 में। और इसी के अनुसार ये निर्णय लिया गया था कि देश के जितना क्षेत्र है उसके 1/3 भूभाग को हरित में परिवर्तित करना, यानी लगभग 33%। अब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, भारत में वन आवरण क्या कह रहा है कि भारत का वन आवरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर है। जो कुल क्षेत्रफल का कितना है? 21.71%, यानी 21.71%। इस डेटा को आप मेरे साथ बोलिए ताकि आपको भी याद हो जाए। और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा, यानी 21.71% है। ठीक है। और टोटल कितना है? 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और बात की जाए पिछले वर्ष की तुलना में तो 1540 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसमें वृद्धि दर्ज किया गया है। वही परसेंटेज की बात करें तो 0.22%, यानी 0.22% क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में वृक्ष आवरण, कुल वृक्ष आवरण कितना है? 95,748 वर्ग किलोमीटर, यानी कह सकते हैं लगभग 96,000 के आसपास है। जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.91%। और पहला वाला कितना था? ऊपर वाले 21.71%, यानी 21.71%, और ये 2.91%, यानी पॉइंट में कितना अंतर है? तो 20.20 का अंतर है। और एरिया कितना है? इंक्रीज कितना हुआ है? 721 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, वहाँ 1540 था। और परसेंटेज कितना है? 0.76, वहाँ पे 0.22 था। नेक्स्ट, कह रहा है भारत में वन एवं वृक्ष आवरण का संपूर्ण आंकड़ा, ओवरऑल आंकड़ा क्या है? तो वन आवरण हम लोग देख चुके ऊपर में कितना परसेंट है? 21.71%, 21.71%। उसके बाद जो वृक्ष आवरण है ये कितना है? 2.91%। ओवरऑल कितना है? इसको आप BBI में कर लीजिए, 24.62%, यानी 24/62। कितना है? 24/62, यानी 2 दूनी 4 दूनी 6 फिर 2, ऐसे भी कर सकते हैं। कितना है? 24/62 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 6 और 2, यानी इस तरह से भी कुछ आंकड़े को कोरिलेट कर सकते हैं। ओवरऑल कितना है? 2261 किलोमीटर स्क्वायर। नाउ ये जो है क्षेत्रफल के अनुसार क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य
कौन है? तो मध्य प्रदेश जो पिछले कई सालों से है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। फ्रेंड्स, आप इसको याद करने के लिए क्या कर सकते हैं कि छोटा सा मैप बना लिया कीजिए जहाँ आपका नोट है, ताकि मैप से चीज़ें आसानी से याद हो। क्या है? तो छोटा सा मैप बनाएंगे इस तरह से। मध्य प्रदेश 1 नंबर पर है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है 2 नंबर पर, और फिर छत्तीसगढ़ कहाँ पर है? यहाँ पे, यानी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का सटा हुआ है तो 3 नंबर। यानी कह सकते हैं कि इधर जो हाफ है इस साइड ही मैक्सिमम है 1। कितना है? वैसे तो यह आंकड़ा स्टेट पीसेस के लिए स्पेशल है, 77,000 है। अरुणाचल प्रदेश में 66,000 है, लगभग 11,000 कम है, और यहाँ पे भी 11,000 कम, यानी 55,000 किलोमीटर स्क्वायर से ऊपर है। दूसरा है कि सबसे कम वाला कौन है? तो आप इसको भी आराम से मैप बनाइए। क्या कर रहा है? पंजाब, सॉरी हरियाणा। तो हरियाणा इस साइड है, अंदर है, हरियाणा 1 नंबर डालेंगे। दूसरे नंबर पर क्या है? पंजाब, जस्ट इसके बगल में, तो दूसरे नंबर पर पंजाब को करेंगे, और तीसरे नंबर गोवा। यानी कह सकते हैं कि इस साइड जो हाफ है, यानी लेफ्ट हाफ में क्या है? कम वाला राज्य है, जबकि राइट हाफ या मिडिल से कह सकते हैं मध्य प्रदेश सर्वाधिक था, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश सेकेंड, और बगल में छत्तीसगढ़ थर्ड था। इस तरह से मैप में आप लोकेट करके चीज़ें को आसानी से याद कर सकते हैं। आंकड़ा देखना चाहे तो 1600 है, 1600 किलोमीटर स्क्वायर हरियाणा का, जब ऐसे भी हरियाणा में लिंगानुपात भी कम है, और कह सकते हैं महिला की संख्या कम है, और फॉरेस्ट की संख्या भी कम है। उसके बाद पंजाब है 1800 है, गोवा है 2200 किलोमीटर। तो इस तरह से एग्जैक्ट डेटा है, उतना नहीं याद करने का, बस देख लेना एक बार है। फिर क्या है? भारत में वन आवरण में वृद्धि करने वाला राज्य, वृद्धि किसने किया? इसको भी आप मैप से देख सकते हैं। यानी सबसे ज़्यादा किसका है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इस साइड है, ठीक है। इसके आधा पार्ट को तेलंगाना में मिला दिया, तो आंध्र प्रदेश 1 नंबर पर है। जस्ट उसके पास में तेलंगाना है जो 2 नंबर पर है, और इसी के पास इसके ऊपर क्या? उड़ीसा है। यानी कह सकते हैं कि इस इतने से छोटे से मतलब इलाका 3 स्टेट जो तीनों सटा हुआ है, उसमें क्या है? वृद्धि में, वृद्धि वाले राज्य है, ये इसमें इंक्रीज हुआ है। उसके अलावा कह रहा है फिर क्या कि कम वाले, तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है ऊपर में, इसमें नुकसान हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। अरुणाचल प्रदेश 1 नंबर पर है, जस्ट उसके नीचे नागालैंड, फिर मणिपुर, उसके बाद बीच में नागालैंड। यानी नुकसान वाले कह सकते हैं। ऊपर में 1 नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, फिर एक छोर के नीचे है मणिपुर, और बीच में है नागालैंड। यानी ये भी तीनों नुकसान वाला, नॉर्थ ईस्ट का सब नुकसान वाला है। वृद्धि वाला यहाँ कर सकते हैं तीनों, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा के पास है। जबकि कमी वाला जो है ये इस हाफ में है पंजाब, हरियाणा, पंजाब और गोवा। जबकि ओवरऑल में मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सॉरी आंध्र, ये अरुणाचल प्रदेश, और नेक्स्ट जो था छत्तीसगढ़। इस तरह से आप मैप में लोकेट कीजिएगा। आंकड़ा देखा जाए तो कितना नुकसान हुआ है, तो मैक्सिमम हुआ अरुणाचल प्रदेश 257 किलोमीटर, मणिपुर 249 किलोमीटर, और नागालैंड 235 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रतिशत वाले राज्य, यानी प्रतिशत किसमें वन आवरण है, तो सबसे पहले मिजोरम है। मिजोरम है कहाँ पे? मिजोरम नीचे है। मिजोरम कहाँ पर है? नीचे है, इस टॉप में मिजोरम, यानी यहाँ पर 84.53% है। दूसरा नंबर अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है, ठीक है। और तीसरा नंबर मेघालय। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय, ये वाला पार्ट मेघालय नहीं कह सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में ही क्या हुआ है? प्रतिशत में नॉर्थ ईस्ट टॉप पर है, और डिक्रीजमेंट भी नॉर्थ ईस्ट में ही हुआ है, ठीक है। डिक्रीजमेंट भी कहाँ हुआ है? नॉर्थ ईस्ट में। सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो आवरण वाला कौन है? मिजोरम, यानी 1 नंबर नीचे से इस बार टॉप कर रहा है, फिर सबसे ऊपर टॉप किया, और इस तरह से, यानी यहाँ गया, इस तरह से यहाँ ट्रेंगल बन रहा है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। वही कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश में क्या है कि प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश, तो सिंपल सी बात है, आप नीचे का मैप बनाना है। ये हुआ नीचे लक्षद्वीप, और ये हो जाएगा अंडमान निकोबार। ऐसे देखिए सर्वाधिक किस में है? लक्षद्वीप में 90% से अधिक थे। ये पार्ट है लक्षद्वीप, और ये पार्ट है अंडमान निकोबार का। आपको याद क्या रखना है, जब ये देखना ये क्या है, तो वेस्टर्न घाट है, यानी पश्चिमी घाट। और जब दक्षिण पश्चिम मानसून बारिश होता है तो इधर से ही जाता है, शुरू होता है पहले से इधर से ही, केरल के तट से। तो आपको ये दिमाग लगाना है कि इधर सबसे ज़्यादा बारिश होता है, इसीलिए इधर फॉरेस्ट एरिया क्या है? ज़्यादा है। और उसके बाद कि इधर दूसरा नंबर बारिश होता है अंडमान निकोबार में, तो यहाँ पर भी कम है।
आंकड़ा कितना 90% से ऊपर है, 90.33% है, और फिर 81.75% है। नेक्स्ट अब करता है भारत में घने एवं खुले वन के आंकड़े। ये कह रहा है कि वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी बहुत घने वन की बात की जाए तो हम लोग देखे थे कि मैक्सिमम अरुणाचल प्रदेश में एक सिर्फ जो ओवरऑल में अरुणाचल प्रदेश दूसरा पर था, बाकी डिक्रीजमेंट हो या ओवरऑल में भी सेकेंड पे था। अरुणाचल प्रदेश में वेरी डेंस फॉरेस्ट संख्या सर्वाधिक है, मतलब क्षेत्रफल है ज़्यादा, वेरी डेंस वाले में 21,000 किलोमीटर से ज़्यादा है। मीडियम डेंस फॉरेस्ट यानी मध्यम रूप से घने वाले हैं ये, और मध्यम और खुले में, चूँकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है इसलिए मध्यम और खुले वन मध्य प्रदेश में है, और मध्यम जो है वो 34,000 से अधिक है, वही जो 34,341, 34,341, वही मध्य प्रदेश जो खुले वन है 36,46,5 किलोमीटर यानी 36,465 किलोमीटर है। नेक्स्ट इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है ये देख सकते हैं कि बाघ अभयारण्य में वन क्षेत्र कितना है 55,666.27 किलोमीटर, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 7.8%। आपको याद क्या करना है, एक तो सीधा 55,000 से ऊपर है, दूसरा कुल वन क्षेत्र का कितना है 7.8%, और टाइगर रिजर्व कुल क्षेत्रफल का कितना है, इसमें से टाइगर रिजर्व कितना है 74.51%, लगभग 75%। बाकी एक दो बार पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा तो आंकड़े याद हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है देश में बाघ अभयारण्य लगभग कितना 74,710.53 किलोमीटर या 74,710.53 किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, यानी इसको पॉइंट ये डेटा को याद करना है, कुल का कितना है 2.27 यानी 2.27% है। नेक्स्ट इसको आप VVI कर लीजिए कि सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ है, आंध्र प्रदेश। कितना है तो कह सकते हैं कि लगभग 3,000 किलोमीटर है। और ऐसे भी हम लोग देखे थे कि जो आंध्र प्रदेश था वहाँ पे वृद्धि इसमें इसके अनुसार ट्रिक बना सकते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश, ये लगभग 3,000 है। एग्जैक्ट डेटा की बात की जाए तो 2,932.95 वर्ग किलोमीटर। और प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है वो पक्के टाइगर रिजर्व जो अरुणाचल प्रदेश में। आपको दिमाग क्या लगाना है, सर्वाधिक जो वृद्धि वाला राज्य कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल नहीं आंध्र प्रदेश, वहाँ पर नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है जो सर्वाधिक है। वही प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में सर्वाधिक कौन था तो अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पर भी राज्य में अरुणाचल प्रदेश टॉप पर है जो 96.83% है। रिपोर्ट के अनुसार जंगल में कुल कार्बन स्टॉक कितना है, यानी कार्बन सिंक कैपेसिटी कितना है, जो कैपेसिटी है 7,204 मिलियन टन है। ठीक है, मिलियन टन है। इसको आप VVI कर सकते हैं कि या 7,000 प्लस मिलियन टन कार्बन स्टॉक है। और अंतिम आंकड़े से तुलना की जाए तो इसमें लगभग 80% यानी 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट ये क्या है, मैग्रो वनस्पति क्षेत्र। तो देश के कुल मैग्रो या कच्छ वन की बात करें तो कितना है 5,000 में 8 किलोमीटर कम। कितना 5,000 में 8 किलोमीटर स्क्वायर कम है। तो आपको फ्रेंड्स वैसे तो मुश्किल है डेटा याद कर पाना हर डेटा को, यानी आप सिंपल ट्रिक लगा सकते हैं 4,992, या उससे आसान है कि 5,000 में 8 किलोमीटर कम, जो आसानी से याद हो जाएगा। यह है जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है 0.15%, और ऐसे वन क्षेत्र कितना 24.62% ओवरऑल। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या कर रहा है कि 2019 की तुलना में 17 किलोमीटर की वृद्धि हुआ है। ठीक है, अब इसको ओवरऑल परसेंटेज या राज्यवार देखा, राज्यवार रैंक स्थान और कुल मैग्रो वन क्षेत्र कितना कितना है। टॉप नंबर पर कौन है, जान रही है पश्चिम बंगाल, यानी सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल, यानी वहाँ मैग्रो क्षेत्र है। तो आप एक नंबर पर किसको रखिएगा, एक नंबर पर कौन सा तो पश्चिम बंगाल। एक नंबर पर कौन हुआ पश्चिम बंगाल जो यहाँ पर है। दूसरा नंबर ठीक इसके सामने, थोड़ा ये गलत हो गया, एक सेकेंड, पश्चिम बंगाल टॉप पर है क्षेत्र में। दूसरा जस्ट इसके सामने, पश्चिम बंगाल के सामने कौन स्टेट है इधर, गुजरात, 2 नंबर पर गुजरात, और नीचे 3 नंबर पर कौन है, अंडमान एंड निकोबार।
ट्रिक क्या लगा सकते हैं सिंपली मैप के थ्रू, एक नंबर पे पश्चिम बंगाल, चूँकि ये फेमस है मैंग्रोव वन के लिए, तो पश्चिम बंगाल टॉप पर है। ठीक इसके अपोजिट साइड जो राज्य है गुजरात, ये दूसरे नंबर पर है। और फिर तीसरे नंबर पर कौन है, अंडमान एंड निकोबार। ओवरऑल क्षेत्रफल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में 2114 किलोमीटर, 2114 यानी 2114 किलोमीटर। वही गुजरात की बात करें 1175 किलोमीटर, और अंडमान निकोबार की बात की जाए तो 616 किलोमीटर। और वही ओवरऑल में भी अंडमान निकोबार में वन जो ये यूनियन टेरिटरी में सेकेंड स्थान पर है। वृद्धि वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश यानी वृद्धि, वृद्धि किस में हुआ, उड़ीसा। उड़ीसा कहाँ है, यहीं पर है उड़ीसा, यानी उड़ीसा पर एक नंबर वृद्धि हुआ। उड़ीसा के जस्ट सामने, उड़ीसा एक्चुअली थोड़ा नीचे है, उड़ीसा यहाँ पर है, उड़ीसा ये हुआ उड़ीसा, और इसके ठीक सामने महाराष्ट्र है। ये 2 नंबर महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के नीचे क्या है, कर्नाटका। महाराष्ट्र के नीचे गोवा एंड कर्नाटका है, गोवा एंड कर्नाटका। इसको कैसे सिंपल सी, जैसे पश्चिम बंगाल याद किए थे, फिर दूसरे नंबर पर गुजरात था, फिर नीचे आ गया था लक्षद्वीप। उसी तरह से उड़ीसा, ठीक इसके सामने महाराष्ट्र, और इसके जस्ट नीचे क्या है, कर्नाटका। इस तरह से वृद्धि हुआ है। और इसको किलोमीटर भी बात की जाए तो उड़ीसा में 8 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 4 किलोमीटर, और कर्नाटक में 3 किलोमीटर। नेक्स्ट स्थल, चूँकि आप देश के 75 में आज़ादी के अमृत महोत्सव में 75 रामसर स्थल भी है, यानी वेटलैंड्स भी है, तो इसको देखेंगे। आर्द्रभूमि संरक्षण है तो 1971 में ईरान के शहर रामसर में, यानी 1971 में क्या होता है, ईरान के शहर जो रामसर है वहाँ पे सम्मेलन हुआ था। और उसी सम्मेलन के बाद ये मतलब अपने तरह का पहला सम्मेलन है जो विशेष रूप से किसी एक चीज़ के संरक्षण की बातें किया गया था। कहाँ हुआ था, रामसर कहाँ है, ईरान में। कब हुआ था, 1971। और इसको 1975 से प्रभावी होता है, जबकि इंडिया उसको 1982 में इसको क्या करता है, रेटिफाई करता है, नहीं शुरू करता है, स्वीकृति देता है। विश्व में 2400 से अधिक रामसर स्थल है। ये कितना है, 2400 से अधिक है। अक्टूबर 2022 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि कुल 75 है। आज़ादी के अमृत महोत्सव 75वां वर्ष, 75 रामसर स्थल। जो 75वां रामसर स्थल है वो सालबुग आर्द्रभूमि कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर। अब जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं, एक बार सुन लेना है, जो लेटेस्ट है उसको देख लेना है। जैसे खिजारिया कहाँ क्या है, गुजरात का। वखरिया कहाँ क्या है, वखरिया वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश। शाक सागर मध्य प्रदेश। पाला आर्द्रभूमि मिजोरम। पिचवरम मैंग्रोव तमिलनाडु। कर नई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पर है, तमिलनाडु। करिकिला पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। थनकुलम पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, तमिलनाडु। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु। वेबनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु, यानी कह सकते तमिलनाडु में 2022 में सर्वाधिक आया है। बेलोड पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। वेंथन थंगल पक्षी अभयारण्य वो भी तमिलनाडु। पुरम पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, तमिलनाडु। चित्रागुड्डी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। सचुंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु। बिडुवर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। कंजीकुरलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। सतकोसिया गॉर्ज कहाँ पे, उड़ीसा। सतकोसिया गॉर्ज उड़ीसा। तंपारा झील उड़ीसा। अंसुपा झील उड़ीसा। हीराकुंड अभयारण्य उड़ीसा। सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश। यशवंत सागर मध्य प्रदेश। ठाणे क्रीक महाराष्ट्र, ठाणे महाराष्ट्र, पुणे ठाणे। नंदा झील गोवा। ये नंदा झील यूनिक है, क्योंकि ये लगेगा कि नहीं जानते हैं तो आपको लगेगा उत्तराखंड या तो उधर है, मतलब हिमाचल प्रदेश इधर, लेकिन ये नंदा झील है, इसलिए इसको थोड़ा विशेष ध्यान से देखना, गोवा। नेक्स्ट है रंगनाथुनी पक्षी अभयारण्य कर्नाटक। हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व्स जम्मू कश्मीर। ये आखिर में देख ही चुके 75 नंबर है वो जम्मू कश्मीर क्या है। नेक्स्ट तो में दिया हुआ है कि यूनाइटेड किंगडम में 175 वेटलैंड लिस्ट है। रामसर सूची में शामिल होने प्रथम जो स्थल है वो ऑस्ट्रेलिया के कोबोर्ग प्रायद्वीप है, जो 1974 में हुआ था। भारत के पहले रामसर स्थल है जो चिल्का झील है, जबकि सबसे बड़ा जो है वो सुंदरवन वेटलैंड जो पश्चिम बंगाल में है। इसका जो पश्चिम बंगाल की बात की जाए, इसका ओवरऑल जो क्षेत्रफल 96.76% है।
सबसे छोटा जो है वो रेणुका वेटलैंड है जो हिमाचल प्रदेश में है। भारत का पहला कृत्रिम जो आर्द्रभूमि है हरिके बैराज है। कान्हा टाइगर रिजर्व सबसे अधिक 461 आर्द्रभूमि, जिसमें से अधिकांश 2.2 हेक्टेयर आकार से कम है। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किसमें? तमिलनाडु में। ये इसको भी कर लीजिए, कितना है? 14। कितना है? 14। और सर्वाधिक हुआ भी है 2022 में, कहाँ पे? तमिलनाडु में। जबकि दूसरे स्थल पर कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। भारत में कुल 75 जो रामसर साइट है, स्थल है, और एरिया की बात करें तो 13.3 लाख हेक्टेयर है। नेक्स्ट 2014 से 22 तक देश के कुल स्थलों की 49 आर्द्रभूमि जुड़ा है। और बिहार में एकमात्र जो है वो कौन है? बेगूसराय का कांवर ताल झील, यानी कांवर लेक झील, कांवर जो बिहार का इकलौता है। नेक्स्ट, लक्षद्वीप के 2 तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला, यानी परमानन मिला। यानी कुल कितना हो गया सर्टिफिकेट जो ब्लू फ्लैग परमानन है? 12। कितना है? 12। ठीक है। ये क्यों दिया जाता है? एक जो इको फ्रेंडली जो है ना, इसके लिए दिया जाता है। यानी किस तरह से जो फ्लैग जो सी है, आसपास के जो बीच इलाका है वो कितना अच्छा से, यानी ब्लू फ्लैग परमानन किसके द्वारा? तो अंतर्राष्ट्रीय इको स्तरीय टैग है जो समुद्री तटों को स्वस्थ, सुरक्षित एवं सतत विकास को बढ़ावा देने के प्रयास करता है। यह डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। कितना पॉइंट इंपॉर्टेंट है? पहला तो 12 है, दूसरा डेनमार्क के जो फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन द्वारा दिया जाता है। इसका टारगेट क्या है? स्वच्छ, क्लीन और सतत विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, क्या कह रहा है? टोटल जो है से 2021-22 में जो शामिल हुआ है तो कौन कौन है? सबसे पहले थुंडी बीच कहाँ का है? लक्षद्वीप। उसके बाद कदमत बीच लक्षद्वीप, यानी 2 लक्षद्वीप का है, और एक कोवलम तमिलनाडु का है। जब एडन समुद्र पौंडीचेरी का है। समुद्र तट कहाँ का है? एडन पौंडीचेरी का है। नेक्स्ट, इसके अलावा शिवराजपुर गुजरात, गोगला द्वीप, कासरकोड और पुदुविंदी, इस तरह से टोटल 12 है इसको मिला है। अब द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 इंडिया वाला कब का था? 2021 का। कितने नंबर का? 17 में। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रति 2 वर्ष पे, यानी ये भी 2 वर्ष में जारी किया जाता है। 1990 से 2020 के बीच 420 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 30 वर्षों में 10.34 वन कमी आई है। 2015 से 20 के बीच हर साल लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो रहा है, यानी हर साल। यह स्टेटमेंट बनाया जा सकता है यहाँ से। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस तो पूछता ही स्टेटमेंट में कि क्या लगातार 2015 से 20 तक जो लगभग 10 मिलियन या वनों की कमी आ रहा है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट बन सकता है। विश्व में कुल क्षेत्र का लगभग 4.06 मिलियन हेक्टेयर जो पृथ्वी के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 31% कवर करता है। और इंडिया कितना टारगेट है? 1/3 यानी 33%। 1988 के वन फॉरेस्ट नीति के अनुसार यह निर्धारित किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार 140 से अधिक देशों के द्वारा 2030 तक वन हानि को समाप्त करने की घोषणा की गई है। भारत जो है कार्बन न्यूट्रल कब तक होने का लक्ष्य रखा है? 2070 तक। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2021-22 के बजट में किया गया था, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंट है। और किसने उल्लेख की? तो निर्मला सीतारमण जी की है। 4 जनवरी 2023 को 19,744 करोड़ रुपया की लागत से इस मिशन को शुरुआत यानी मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को। इसका नोडल एजेंसी कौन है? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। कौन है? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। मुख्य विशेषता क्या है? तो प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मैट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन क्षमता को विकसित करना है, यानी 5 मिलियन मैट्रिक टन। जीवाश्म ईंधन के आयात जीवाश्म ईंधन का आयात है 1 लाख से अधिक संचयी कमी और 6 लाख से अधिक नौकरियों को सृजन करना है। अक्षय ऊर्जा क्षमता जो 125 गीगावाट की वृद्धि और ग्रीन हाउस गैस के वार्षिक उत्सर्जन 50 मिलियन मैट्रिक टन को कम करना है। नीति आयोग का रिपोर्ट है, क्या कह रहा है? भारत में हरित हाइड्रोजन बाजार का संचय 2030 तक 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 2050 तक 340 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा, ये नीति आयोग कह रहा है। इसके अलावा हरित हाइड्रोजन को अपनाने से 2050 तक संचयी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में
3.6 गीगावाट की कमी आएगा। नेक्स्ट जो है प्रोजेक्ट चीता। चीता विलुप्त कब हुआ? 1952 में घोषित किया गया। वैसे चीता विलुप्त हो गया था 1947 में ही, तो फिर ये 1952 में क्यों घोषित किया? होता क्या है ना, जब कोई भी एक चीज़ कोई भी नहीं बचता है, यानी जिसको विलुप्त घोषित करना है, अगर लास्ट 5 साल तक एक भी उसका नहीं साक्ष्य मिलता है, तब उसको विलुप्त घोषित कर दिया जाता है। इसीलिए 1947 में तो विलुप्त हो गया, लेकिन घोषित कब किया? 1952 में। अब क्या कह रहा है प्रोजेक्ट चीता? 17 सितंबर 2022 को नमीबिया से 8 अफ्रीकी चीता को लाया गया, जिसमें 5 मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के कहाँ रखा गया? कुनू नेशनल पार्क में। ठीक है, इसकी निगरानी के लिए जो भी है 2 वर्ष के देखा जाएगा, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। ये विश्व का पहला अंतर्महाद्वीपीय चीता पुनर्वास परियोजना है, ये इम्पोर्टेंट है। कुनू राष्ट्रीय उद्यान 12 चीते अफ्रीका से और लाया गया है, ये दूसरा खेप आ चुका है ये भी। और प्रोजेक्ट चीता के तहत 5 वर्ष में कुल 50 चीते भारत लाने का योजना है। कितना योजना है? और सवाल यह है कि भारत में अलग अलग राज्यों में जब चीता है तो यहाँ मिलता क्यों नहीं, अलग अलग राज्यों में क्यों नहीं रखा गया? उसका कारण क्या है कि ये सबसे अनुकूल क्षेत्र है चीता के लिए। नेक्स्ट प्रोजेक्ट टाइगर ये कब शुरू हुआ था? 1973 में। इसका 50 वर्ष पूरा हो गया। आया कब था? 1 अप्रैल 1949 को, मतलब ये 1 अप्रैल को ये मनाया जाता है। 1 अप्रैल को ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। कब? 1 अप्रैल से। ठीक है, 1 अप्रैल को इसको शुरू किया गया था। और पूरे दुनिया का 75% चीता जो है क्या है? इंडिया में है, जिसमें पहले 70% था, इसमें 5% वृद्धि हुआ है। टोटल कितना है? तो टोटल जो है 3167। याद कैसे करना है? तो 3200 में कितना है? 33 कम। 3200 में 33 कम। ठीक है। और नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है, प्रोजेक्ट एलिफेंट का भी फ्रेंड्स 30 वर्ष पूरा हो चुका है। ये 1992 में शुरू किया गया था। ये सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। 7 ये क्या है? इसका आयोजन स्थल कहाँ था? शर्म अल शेख जो मिस्र में होता है। शर्म अल शेख जो मिस्र में था। अनुकूल कोष 230 मिलियन अमेरिकी डॉलर योगदान का नया संकल्प पारित किया गया है। अब देखिए इसमें होता क्या है ना, लॉस एंड डैमेज फंड के तहत वित्त पोषण किया जाएगा। बस इसमें एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, COP27 कहाँ हुआ? मिस्र में, मिस्र के शर्म अल शेख में। ठीक है। और 28 कहाँ होगा? UAE में। उसके अलावा जो कॉप होता, ये कॉप 3 तरह कॉप होता है। एक होता है क्लाइमेट चेंज के लिए, क्लाइमेट चेंज जो प्रत्येक वर्ष होता है। एक होता है बायोडाइवर्सिटी के लिए, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये होता है 2 वर्ष के लिए। और एक होता है 3 वर्ष पे होता है, जबकि IUCN के द्वारा जो जारी किया जाता है रेड लिस्ट, वो 4 वर्ष पे जारी किया जाता है। COP27 में मैग्रो अलायंस फॉर क्लाइमेट लॉन्च, ये इंपॉर्टेंट है। मैग्रो अलायंस फॉर क्लाइमेट कहाँ लॉन्च किया गया? COP27 में। कहाँ लॉन्च किया गया? COP27 में। ये क्या एक अंतर सरकारी संगठन है जो मैग्रो परिस्थिति को संरक्षण को बढ़ावा देगा। अब सम्मेलन में भारत COP27 में दीर्घ अवधि के उत्सर्जन कम रणनीति प्रस्तुत किया। ठीक है। इसमें कुछ नीति घोषित किया, जैसे भारत राष्ट्रीय हाइड्रोजन जो नीति था, हरित नीति, उसको शामिल किया। और 2030 तक परमाणु क्षमता को 3 गुना वृद्धि करेगा, यानी ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देगा। और जैव ईंधन के उपयोग को वृद्धि एवं पेट्रोल में 20% इथेनॉल करेगा, जबकि 2070 तक क्या करेगा? अपने शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। नेक्स्ट COP27 बस देख लीजिए। 2000 ये कहाँ हुआ था? ग्लासगो, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ था। ठीक है। और इसमें भारत 2030 तक अपना 500 गीगावाट लक्ष्य रखा है, ऊर्जा से, गैर जीवाश्म ऊर्जा से। फिर 50% अक्षय ऊर्जा जीवाश्म ऊर्जा के से पूरा किया जाएगा। तीसरा, भारत 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन स्टॉक का 1 बिलियन टन कमी लक्ष्य रखा है। चौथा, 2030 तक भारत अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता 45% से कम करेगा 2005 के स्तर से। पाँचवा जो 5 लक्ष्य था,
ये 2070 तक नेट उत्सर्जन प्राप्त कर लेगा। नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट क्या है, केंद्र सरकार द्वारा जो सम्मेलन आया है, कुछ सम्मेलन इम्पॉर्टेंट है, जैसे संरक्षण नियम, ये नियम है कब आया 2022। इसमें क्या है, कौन मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नियम लाया है, और कौन में संशोधन किया है 1980 के अधिनियम में। फिर वन जीव संरक्षण अधिनियम 2022 ये 1 अप्रैल 2023 से लागू है। ये किसके जगह आया है, 1972 के वन जीव संरक्षण अधिनियम जो आया था उसके वजह से, मतलब उसी में संशोधन करके लाया है। फिर बैटरी अवशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 ये 24 अगस्त 2022 को आया है। इसमें बेकार बैटरियों का पर्यावरण रूप से उचित प्रबंधन करना और ये सब करना। अब एक फ्रेंड आया है ई कचरा प्रबंधन 2022, इसमें क्या है, तो इस नियम में अधिसूचित किया गया है कि ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 की यह लागू 1 अप्रैल 2023 से होगा। इसमें एक्चुअली हुआ क्या है, ई कचरा में तो एक नया रूल ये लाया है, आप जो कंपनी कचरा उत्पादन उत्सर्जित करेगा, इन कचरा जिस कंपनी को होगा, जैसे मान लिया आप मोबाइल सैमसंग का है या रेडमी है या वन प्लस का है, एप्पल का है, तो वही कंपनी को उतना जिम्मेदारी होगा कचरा वापस लेने का। यही बात इसमें नया कहा गया। पहले 21 इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट था, जिसको बढ़ा के 100 से 131 मतलब या 21 किया गया ना, 100 से प्लस कर दिया गया। एग्जैक्ट डेटा अभी मिसिंग हो रहा है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन 2021 ये किसका ही है। इसमें यह भी कहा गया है कि जो प्लास्टिक है, एकल उपयोग प्लास्टिक को पूरी तरह से आयात निर्यात बिक्री उपयोग पुनः प्रतिबंधित किया गया। 1 जुलाई 2022 से पूरी तरह से एकल यूज प्लास्टिक को बंद कर दिया गया, और 75 माइक्रोन से कम प्लास्टिक है तो इसको यूज पर प्रतिबंधित है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंडों के बीच में भी शेयर करें। शुक्रिया।